यूएस ने एक एंटी ईरान डिक्टेटर को निकाल दिया और उसके बाद जो हमेशा से वहां गवर्नमेंट्स अब आई हैं, देर ऑलवेज प्रो ईरान। नूरी मालिकी हो गई, हैदर इबादी हो गई, अभी मुस्तफा सुदानी। यूएस की इन्वॉल्वमेंट वहां पर दिखती है हमें। यूएस का ये एंगल देखते हैं तो एक देखें, नेचुरल है स्केप्टिक होना। असद जो 2011 में इनविंसिबल था, 2016 में उसको एक जबरदस्त जो है वो कामयाबी मिलती है, वो मेयर 7-8 के अंदर अपनी हुकूमत लूज कर जाता है। In the case of Syria, there was no regime change by the US other than verbal bullets. तो उसके लिए सबूत लाए ना, मतलब where's the proof of that? कि फलस्तीन कॉज का अगर कोई रियासत है, कोई इत्तेहादी है, तो वो ईरान के सिवा कोई दुनिया में नहीं है। तो वहां पर उसकी एक हिमायत और सपोर्ट बनती है, मगर दूसरी तरफ अगर उसकी फॉरेन पॉलिसी, तो वहां पर ऑब्वियसली एक नेचुरल सी बात है कि वहां पर जो है वो तनकीद भी होगी। Whenever we criticize Iran, so we're not criticizing a religious group. हमारे अहले तशी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। We're criticizing and critiquing Iran's foreign policy. तो सिंगल आउट ईरान को मैं समझता हूँ कि अगर लोग करते हैं तो वो भी ज्यादती करते हैं, और मेडलिंग विद इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज। ये सिर्फ ईरान नहीं है, बल्कि सऊदीया भी है, यूएई भी है। सऊदीया ने यमन में जब इन्वॉल्वमेंट की टू टॉपल द हुतीज, तो उन्होंने यमन में वॉर क्राइम्स किए हैं, दे आर डॉक्यूमेंटेड है। और सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलके मोहम्मद मोरसी की गवर्नमेंट को टॉपल किया इन इजिप्ट। मिडिल ईस्ट जो लफ्ज है, ये भी कुछ लोगों का, कुछ पॉलिटिकल करेक्ट जो समझे के रिफॉर्मिस्ट हैं, उनका कहना ये है कि ये वर्ड जो है वो एक इंपीरियलिस्ट, एक कॉलोनियल वर्ड है, हम इसको वेस्ट एशिया कहना चाहिए बजाय मिडिल ईस्ट के। तो उसमें सिर्फ ईरान एक ऐसा है कि जो थोड़ी बहुत जमहूरी इक़्तिदार, जहाँ पे थोड़ी जमहूरी प्रैक्टिसेस दिखती हैं, जी। बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है। तो क्या इस सीरिया के जो पर्सपेक्टिव है उसमें ये कहना मुनासिब होगा कि ये पॉलिटिकल एंगल बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट मिस कर रहे हैं, और वो उसको मेयर ईरान और सऊदीया की, या ईरान और या अहले तशी और अहले सुन्नत का एक इशू कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह के अगर आप मिडल ईस्ट में देखें तो डेमोक्रेसी तो कहीं भी नहीं है। त्यूनिस में जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था, तो त्यूनिस में जो उनके डिक्टेटर थे जैनुल बिन अली जैन, तो उनके बाद एक होप आई थी डेमोक्रेसी की। लेकिन अभी जो उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने थोड़े से डिक्टेटोरियल किस्म के रंग दिखाए हैं। तो उसके अलावा एज सच आपको कहीं भिनक भी नहीं मिलती। जीसीसी कंट्रीज देर ऑल मोनार्कीज। ठीक है, कुवैत में एक थोड़ा सा पार्लियामेंट टाइप का कुछ निज़ाम है, लेकिन जो अल्टीमेट से है वो उनकी रूलिंग मोनार्की के पास ही होती है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सीरिया में सेक्टेरियन लेंस के बजाय अगर आप उसे थोड़ा सा उससे हट के देखें, तो व्हाई शुड वी सी इट फ्रॉम अ लिबरेशन स्टैंड पॉइंट? कि लोग थे, दे वर फेड अप विद देयर ब्रूटल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ वो खड़े हुए। ठीक है, और उसी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर टैंक चढ़ा दिए, फायरिंग की, उन्हें टॉर्चर किया, और उनके खिलाफ वो लड़ते रहे और अब जाके उन्होंने उस हुकूमत का तख्ता उलट दिया है। तो जैसे आपने कहा कि वी शुड सपोर्ट डेमोक्रेसीज, वी शुड सपोर्ट इमेंसिपेशन, और उस तरह वी शुड सपोर्ट लिबरेशन ऑफ द पीपल, स्पेशली इफ इट्स डन बाय द पीपल देमसेल्व्स, एंड सीरियंस डिड दैट देमसेल्व्स। ऑब्वियसली दिस पॉइंट हैज टू बी कंसिडर्ड, बट एट द सेम टाइम अगर हम यूएस का रोल डिस्कस ना करें तो ये नाइंसाफी होगी। स्टीफन किजनर और लिंडसे ओरोक दोनों ने अलग अलग किताबें लिखी हैं कि जी किस जी। तरह यूएस ने और सीआईए ने पिछले 100 सालों में, 150 सालों में रिजीम्स चेंज ऑपरेशंस किए हैं। हम्म। और लिंडसे ओरोक जो है, उनकी किताब में तो जो कोवर्ट रिजीम चेंज के नाम से उनकी बुक है, उसमें उन्होंने 64 उन रिजीम चेंज का जिक्र किया है, जिसमें से 39 जो है वो अनसक्सेसफुल रही थी। तो हम्म। अब अगर आप यूएस का ये एंगल देखते हैं तो एक देखें, नेचुरल है स्केप्टिक होना कि बिल्कुल। वो असद जो 2011 में इनविंसिबल था, 2016 में उसको एक जबरदस्त जो है वो कामयाबी मिलती है, वो मेयर 7-8-10 दिनों के अंदर अपनी हुकूमत लूज कर जाता है। और हम्म। ऐसा लगता है कि ये कोई हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर प्रोसेस है कि, हम्म। कि ये कोई कोई जंग नहीं हो रही है, बल्कि कोई कोई जो है ना, बस ये आप
जैसे कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं तो वो अपना टेकिंग ओवर देता है। तो देखिए नेचुरल तो है स्केप्टिक होना। तो बिल्कुल। अगर यूएस की इन्वॉल्वमेंट वहां पर दिखती है हमें, और ये रिजीम चेंज में यूएस का बैक दिखता है, तो ये जो भी इस रिबेलियन के अगेंस्ट हैं वो स्केप्टिक तो होंगे नेचुरली। हम्म। अच्छा, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको एक मजे का मैक्सिम बताता हूँ। 3 मुल्कों का वो है, इराक, लिबिया एंड सीरिया। इराक में देयर वाज अ कंप्लीट रिजीम चेंज, पूरी मिलिट्री को उन्होंने खत्म करके तहस नहस करके इराक बिकेम अ फेल्ड स्टेट। उसके बाद अब जाके रिकवर कर रहा है, लेकिन इराक वाज अ फेलियर ऑफ यूएस इंटरवेंशन। इन द केस ऑफ लिबिया, देयर वाज लिमिटेड इंटरवेंशन, देयर वाज अ नो फ्लाई जोन। गद्दाफी को टॉपल कर दिया लोकल्स ने, लेकिन देयर वाज अ नो फ्लाई जोन ऑफ नेटो। लिबिया का क्या सिचुएशन है, ये सबके सामने है। Interestingly, in the case of Syria, there was no regime change by the US other than uh, verbal bullets by US. देखें, यूएस की आपने इन्वॉल्वमेंट देखनी है ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड देयर हैज बीन वेरी लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट by the US against the Bashar al-Assad regime. बैरक ओबामा के दौर में ओबामा ने ये बिल्कुल कहा कि असद मस्ट गो, लेकिन उसके पीछे what did he do to push असद आउट? He didn't do anything really. एक छोटा सा ऑपरेशन कह लें या एक प्रोजेक्ट था यूएस ने लॉन्च किया ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ द रेवोल्यूशन कॉल्ड टिम्बर सिकमोर। उसमें दे वेटेड अ रेबल ग्रुप, जिसमें कुछ बड़ी मुश्किल से उन्होंने वेटिंग करके कुछ लोगों को, कुछ सीरियन फाइटर्स को वेपन्स वगैरह दिए, ट्रेनिंग दी। और मजे की बात है, दो सेम रेबल्स वो टॉपल्ड बाय आइसिस और सारे वेपन्स छीन के उन्हें भगा दिया, मार दिया, खत्म कर दिया। और उसके बाद यूएस ने कहा कि भाई ये हम नहीं इसमें इन्वॉल्व होते। कैसे हमें पता लगता है? बिकॉज ओबामा हैड मेड इट वेरी क्लियर कि उसने एक रेड लाइन खींच दी, एंड ही सेड कि अगर if Assad ever used chemical weapons against his own people, there is going to be a red line for the US. मजे की बात, उसके कुछ ही हफ्तों बाद या महीनों बाद, exactly I'm not sure of the chronology of it, लेकिन Assad did use chemical weapons and he did cross Obama's red line and Obama didn't do anything. What he did, रशिया को इन्वॉल्व करके वो जो वेपन्स थे, वो आर्सेनल था केमिकल वेपन्स का, वो उसने डिसमेंटल करके खत्म करा के कहा कि भाई बस खत्म। उसके बाद देयर हैज नेवर बीन एनी सीरियस अटेम्प्ट बाय द यूएस टू टॉपल असद। ठीक है, उसके बाद से लेके यूएस इन्वॉल्वमेंट इन सीरिया हैज ऑलवेज बीन काउंटर टेररिज्म ड्रिवन, टू टॉपल टू ब्रेक आइसिस, टू किल आइसिस, टू रिमूव आइसिस, क्योंकि आइसिस बिकेम अ मेनेस फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और उसके लिए यूएस सपोर्टेड द कर्दिश फाइटर्स। ठीक है, उसमें पहले उन्होंने सपोर्ट किया, देयर इज अ कर्दिश ग्रुप कॉल्ड वाईपीजी, जिसके डायरेक्ट लिंक्स हैं पीकेके के साथ, विच इज अ टेररिस्ट कर्दिश ऑर्गेनाइजेशन हेटेड बाय टर्की, क्योंकि दे कैरी आउट टेररिज्म अटैक्स इन टर्की। ठीक है, तो उसके ऊपर टर्की को इशू आ कि भाई व्हाई आर यू सपोर्टिंग वाईपीजी, यू बीइंग अ नेटो एलाई, तो ये तो काबिल कबूल नहीं है। तो उस चीज को उसका सद्देबाब करने के लिए यूएस केम अप विद अनदर कर्डिश ग्रुप कॉल्ड एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिसमें दे आर नॉट डेमोक्रेटिक एट ऑल, लेकिन नाम में डेमोक्रेसी अच्छी लगती है। तो उसको टर्की के फियर्स को प्लेकेट करने के लिए दे क्रिएटेड एसडीएफ, जिसमें कर्ड्स भी हैं। 80% आर कर्ड्स एंड 20% आर अरब्स, ताकि यूएस ये कह सके भाई इट्स नॉट एक्सक्लूसिवली कर्डिश ग्रुप। तो and that Kurdish group has been successful against ISIS, और रका जो उनका एक आइसिस का कैपिटल ही बन गया था एक टाइम, तो द कर्ड्स वर एबल टू क्लियर दैट। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो यूएस वाज नेवर सीरियस अबाउट रिजीम चेंज, एंड इवन नेटो वाजंट सीरियस। अगर रिपोर्ट्स अभी अभी आना शुरू हुई हैं कि जब अलेप्पो असद के हाथ से गया है, तो उससे सिर्फ 1-2 दिन पहले इटालियन इंटेलिजेंस वाज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद असद्स इंटेलिजेंस, एंड इटली इज पार्ट ऑफ नेटो। तो अगर कोई कहता है कि यूएस एंड नेटो वर बिहाइंड या दे वर टॉपलिंग असद, तो उसके लिए सबूत लाए ना, मतलब वेयर इज द प्रूफ ऑफ दैट, लाइक ऑन द ग्राउंड रियलिटी। हाँ, टर्की की कंसर्न, sorry to cut you, टर्की के कंसर्न्स रहे हैं सीरिया में, but even those concerns hadn't directly to
डू एनीथिंग विद असद। उनके कंसर्न्स थे कि भाई टर्की के बिल्कुल साथ जो एरिया है, बॉर्डर एरिया, वहां कर्डिश प्रेजेंस और पीके के प्रेजेंस ना हो, तो उसके लिए टर्की इंटरवेंड ट्वाइस, supported some rebel groups against those Kurds. So by and large, there has been no regime change in Syria. So what you're inferring कि it was an organic rebel movement जिसको मुख्तलिफ फॉरेन पावर्स ने सपोर्ट किया, उसमें यूएस भी शामिल था क्योंकि somehow उसके इंटरेस्ट अलाइन हो गए थे. जी. That's I assume कि that's your point. I think that's the case as well. और uh, एक इशू ये आता है कि अगर फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि नेशन स्टेट्स हैं, और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर अगर किसी कंट्री को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो वो बहुत सारे लोग इसके ऊपर खफा हो जाते हैं कि जी शायद उनके मसलक को हिट किया जा रहा है. यानी कि हम अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं. इसका बिल्कुल. मतलब ये नहीं है कि हम किसी मसलक के ऊपर के ऊपर किसी किसी मसलक के ऊपर कॉन्डमनेशन है. इसी बिल्कुल. तरह सेम गोस फॉर ईरान एज वेल. एंड फॉर ईरान, एटलीस्ट मेरी जाती ओपिनियन तो यही है कि फलस्तीन कॉज का अगर कोई रियासती सतह के ऊपर कोई हुकूमत और कोई मुल्क अगर कोई इसका एलाय है, कोई इत्तेहादी है, तो वो ईरान के सिवा कोई दुनिया में नहीं है. कुछ ग्रुप्स आपको दिख जाएंगे हर जगह मुल्कों में, कुछ आपको सेक्शन फ्रैक्शंस दिख जाएंगे हर जगह, लेकिन अगर रियासती उमूर में देखें जिसने कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस भी की हैं, तो वो ईरान ही है. तो वहां पर उसकी एक हिमायत और सपोर्ट बनती है, मगर दूसरी तरफ अगर उसकी फॉरेन पॉलिसी अलाइन नहीं है टुवर्ड्स आवर पीपल्स कंसेंसस, और जहां पर एक राइटफुलनेस बात आती है, तो वहां पर ऑब्वियसली एक नेचुरल सी बात है कि वहां पर जो है वो तनकीद भी होगी और उस तनकीद के ऊपर गुफ्तगू भी होगी. आप ही की बात से मैं इस चीज को आगे लेके चलता हूँ कि whenever we criticize Iran in let's say Iran's involvement in Syria or in Iran's involvement in Iraq या यमन, तो we're not criticizing a religious group. हमारे अहले तशी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरे दोस्त हैं, मेरे कॉलीग्स रहे हैं मीडिया में, और I'm sure आपके भी रहे होंगे. ठीक है. तो हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है. वी आर क्रिटिसाइजिंग एंड क्रिटिकिंग ईरान्स फॉरेन पॉलिसी, और जिसमें ईरान की इन्वॉल्वमेंट एंड मेडलिंग रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ईरानियन जो फॉरेन पॉलिसी है और उनकी जो IRGC एंड कोड्स फोर्सेस एंड ऑल दैट, उनकी दे हैव बीन ब्रैगिंग, और बड़े शौक से और सीना पीट के वो कहते हैं कि देर आर लाइक 4 अरब कैपिटल्स कि जो ईरान के असर रसूख में है: बगदाद, दमस्कस, बैरूत और सना इन यमन. तो वो खुला मतलब कह रहे हैं कि भाई वो व्हाट आर दे सेइंग, दे आर सेइंग कि वी हैव हैड इन्वॉल्वमेंट, कि हमारी रही है इन्वॉल्वमेंट में. मजे की बात, यूएस ने सद्दाम को हटाया. सद्दाम वाज वेरी मच लाइक एंटी ईरान, और यूएस ने एक एंटी ईरान डिक्टेटर को निकाल दिया, और उसके बाद जो हमेशा से वहां गवर्नमेंट्स अब आई हैं, देर ऑलवेज प्रो ईरान. नूरी मालिकी हो गई, हैदर इबादी हो गई, अभी मुस्तफा सुदानी, देर ऑल प्रीटी मच प्रो ईरान. ईरान के पास कंप्लीट फ्रीडम है टू ऑपरेट इन इराक, और सीरिया में भी दे केप्ट ऑन ऑपरेटिंग. यमन में दे सपोर्ट हुतीस, इन लेबनान दे सपोर्ट हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला ने बिल्कुल इसराइल के साथ मुजाहमत के, उसमें कोई दोहरा नहीं है. लेकिन उसके साथ साथ इसमें भी कोई दोहरा नहीं है कि हिजबुल्ला also intervened in Syria, or they killed Syrian civilians, they massacred them on behalf of Iran. तो if I say that, it doesn't mean कि हम ईरान मतलब एक मसले को टारगेट करें. we're only criticizing Iran's foreign policy. और इसमें सिर्फ ईरान, यानी कि सिर्फ इसको सिंगल आउट ईरान को मैं समझता हूँ कि अगर लोग करते हैं तो वो भी ज्यादती करते हैं. ये जो मेडलिंग विद इन अदर लैंड और मेडलिंग विद इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर कंट्रीज, ये सिर्फ ईरान नहीं है बल्कि सऊदीया भी है, यूएई भी है. बिल्कुल. बिल्कुल. ये दोनों इन दो कंट्रीज की भी एक हॉरर स्टोरी है कि किस तरह बिल्कुल है. इन्होंने इजिप्ट में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो है तख्ता उल्टा, और बिल्कुल पता इनकी होता है. सीरिया में इन्वॉल्वमेंट कैसी है. आपसे एग्री करता हूँ कि हम तो सऊदीया को भी क्रिटिसाइज करते हैं. बिल्कुल. हम तो मसले की बात बनाते नहीं हुई, बिकॉज सऊदीया से हमारी मोहब्बतें हैं. ठीक है. खाद में हरमैन शरफैन एंड ऑल दैट, यू नो, मक्का मदीना. बट दैट डजंट मीन कि वी क्रिटिसाइजिंग अ रिलीजियस ग्रुप. वी क्रिटिसाइजिंग सऊदी फॉरेन पॉलिसी. सऊदीया ने यमन में जब इन्वॉल्वमेंट की,
टू टॉपल द हुतीज। तो उन्होंने यमन में वॉर क्राइम्स किए हैं, दे आर डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, वेडिंग्स के ऊपर बॉम्ब्स गिराए हैं और फिर फ्यूनरल लाने वालों के ऊपर भी बॉम्ब्स गिराए हैं सऊदी प्लेन्स ने। तो दे कमिटेड वॉर क्राइम्स इन यमन। वी क्रिटिक सऊदी अरेबिया। ठीक है, और सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलके मोहम्मद मोरसी की गवर्नमेंट को टॉपल किया इन इजिप्ट। ठीक है, एंड देन दे ब्रॉट अब्दुल फत्ताह अस्सीसी। So they did that. UAE right now is meddling in Sudan. They support a group called RSF. ठीक है, और RSF ने वॉर क्राइम्स किए हैं दारफुर में, जेनोसाइड की है। और UAE supports that. UAE supports the Haftar government in Libya. तो यूएई ने मेडलिंग की है हर जगह। ठीक है, सऊदिया ने पाकिस्तान में हर कोई जानता है कि कितने फंडिंग की है। यहाँ हम उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। अब जो है मोहम्मद बिन सलमान ने वो सारी चीजें रोल बैक की हैं बिकॉज ही हैज कम अप विद अ न्यू विजन एंड अ न्यू एजेंडा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सऊदिया का जो पास्ट रहा है पाकिस्तान के अंदर वो धुल जाता है। इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वी क्रिटिक दैट। और उसी तरह हम ईरान को भी क्रिटिसाइज करते हैं कि दे सपोर्टेड अ डिक्टेटर जो अपने ही लोगों को मारता रहा है। Like 600,000 people have been killed, and majority 90% of them have been killed by Assad, Iran, Russia, and Hezbollah. और no one can argue about that. ठीक है, जिसमें हॉस्पिटल्स के ऊपर बॉम्ब, मार्केट्स के ऊपर बॉम्ब, स्कूल्स के ऊपर बॉम्ब रशिया ने भी गिराए हैं, असद ने भी गिराए हैं। और दोज आर वॉर क्राइम्स एंड वी हैव टू कॉल देम वॉर और क्राइम। एग्जैक्टली और उसमें इशू ये है कि चूंकि इन फॉरेन कंट्रीज को, भले वो ईरान हो गया, भले वो अफगानिस्तान हो गया, भले वो सऊदीया हो गया या कोई और रीजन हो गया, पाकिस्तान और इंडिया से या वेस्ट इंडिया से, खुसूसन पाकिस्तान से, चूंकि उनको रिक्रूट करने होते हैं फाइटर्स, तो जी जी उसमें जो वो और ये फाइटर्स जो हैं वो पैसों के ऊपर या किसी और रीजन की तरफ तो जाते, वो आइडियलिज्म होना बहुत जरूरी है। तो शायद वो एक्सपेक्टेशन होती है उस मसले के एतबार को कि अगर अफगानिस्तान हो तो वहां पर फाइटर्स रिक्रूट करने के लिए वो एक्सपर्ट करते हैं उस एक आइडियलिस्टिक अप्रोच को। देखें, अगर बात हम करें प्रिंसिपल स्टैंड की, कि जी प्रिंसिपल स्टैंड पे हम लिबरेशन को और सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को हम सपोर्ट करते हैं, उस बेस के ऊपर, उस क्योंकि एक प्रिंसिपल पोजीशन है, तो प्रिंसिपल जी पोजीशन में बात करना आसान हो जाती है। लेकिन जब आपको रिक्रूट करने हो लोगों को एक दूसरे मुल्क से, एक दूसरे एरिया से, तो एक आइडियलिज्म वाली जो बात है और जो एक मसले की बात है वो वहां पर एक्सपर्ट किया जाता है, जिसको ईरान भी करता है, अफगानिस्तान ने भी एक्सपर्ट किया है। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब भी ये गुफ्तगू होती है सीरिया के हवाले से, तो बेशुमार, इनफैक्ट अक्सरियत जो है वो उसको इसी दूरबीन से देखना स्टार्ट कर देती है मसले के एतबार से। और बिल्कुल कुछ लोग जो है वो एंड टाइम्स की जो है वो पेशन गोइयां लेके आ जाते हैं, सीरिया की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि जी हमारे रिलीजन में कितनी इंपॉर्टेंस है, और एक बिल्कुल मसले की वॉर बन के रह जाती है। तो बिल्कुल। आई थिंक डायलॉग आगे बढ़ नहीं सकता कि अगर आप इसको एक एक जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें और उसको असेस करें, तो ही गुफ्तगू आगे बढ़ सकेगी। देखें यासिर, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, कंट्रीज के बॉर्डर्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और हर कंट्री के खदोखाल और रिलेशंस और डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस दे आर वेरी डिफरेंट। और अभी आप ईरान की हम बात कर रहे हैं, तो ईरान के बारे में हमेशा एक ये सुनने को एक ईरान खुद भी अपने लिए इस्तेमाल करता है कि भाई जहां जहां शिया मसलक के लोगों के ऊपर खतरा होगा, ईरान वहां उनकी मदद के लिए आएगा और उन्हें सपोर्ट करेगा। ठीक है, मतलब बात करने की हद तक ये ठीक है, लेकिन अगर आप इसे इन प्रैक्टिस देखें तो इट्स नॉट ट्रू। हाउ? क्योंकि अजरबैजान जो है ईरान का नेबर है, इट्स अ प्रेडोमिनेटली शिया कंट्री। ठीक है, लेकिन अजरबैजान के केस में ईरान सपोर्ट्स अजरबैजान एनिमी आर्मीनिया। ठीक है, और अभी जब नगोर्नो कराबाख का वो उन्होंने अपना रीजन वापस लिया है, तो ईरान वो सपोर्टिंग आर्मीनिया। ठीक है, अपने शिया ब्रदरन के खिलाफ ईरान वो सपोर्टिंग आर्मीनिया। तो क्यों? क्योंकि दैट इज देयर जियो पॉलिटिकल इम्पेरेटिव, क्योंकि उन्हें आर्मीनिया को सपोर्ट करना सूट करता था बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी और बेस्ड ऑन द देयर फॉरेन रिलेशंस और सारा कुछ। क्योंकि अजरबैजान के डायरेक्ट रिलेशंस है इसराइल के साथ भी। डू एनीथिंग अबाउट इट, रशिया कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट।
and Bashar had to go. जी जी तो जब Aleppo liberate हो जाता है when rebels do that and they are now pushing in Hama, तो Assad what he does is कि 50% उनकी सैलरी बढ़ा देता है अपनी फोर्सेस की. You have to understand कि पिछले काफी अरसे से these forces are poorly funded क्योंकि इकोनॉमी सीरिया की जो है इट्स इन कंप्लीट ruins, सैंक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है, और कैप्टागॉन एक ड्रग है जो बेच बेच के सीरिया की गवर्नमेंट ने अपने अपने कुछ थोड़े बहुत चीजें चलाई हैं, ठीक है. तो फाइनेंसिस तो उनके कुछ खास थे नहीं अपनी अपनी ही फौज को सैलरी देने के. तो इस वजह से द मोरल वाज वेरी डाउन. इट हैज ऑलवेज बीन डाउन since the past few years. Another point of concern as well, कि जो सीरिया की इकोनॉमी थी वो हेविली रिलाई कर रही थी रशिया पे और ईरान पे, और समवॉट आई वुड से कि चीन के ऊपर भी रिलाई कर रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना सीरिया में, सीरिया के हवाले से, कि बशार असद ने जब केमिकल वेपन्स यूज जी किए जी थे, तो और उसमें जब रिकमेंडेशंस की बात आई कि ये दैट शुड बी रिकमेंड टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फॉर द वॉर क्राइम्स, तो उसको ब्लॉक करने के लिए रशिया और चाइना दोनों हाँ शामिल जी. हुए. तो वहां से हिंट मिलती है कि ये जो रशिया चाइना ब्लॉक है उसका इंटरेस्ट था. अब चूंकि बशार असद की हुकूमत जा चुकी है और ना ईरान से वो इकोनॉमी की बैकिंग मिलने वाली है, ना रशिया से, ना चाइना से. मेरा मे, मेरे मेरे एक एनालिसिस ये भी कहता है कि चूंकि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो खुश नहीं है एचटीएस के, ऑब्वियसली बात है वो असद के जाने पे तो खुश हैं, लेकिन वो एचटीएस के सेंटर स्टेज लेने पे खुश नहीं है. बिल्कुल. तो वो भी ऑब्वियसली बात है वो भी फाइनेंशियल बैकिंग नहीं कर रही होंगी. तो फिर इस सूरत हाल में सीरिया का वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं? सीरिया की इकोनॉमी क्या वो टर्की पर रिलाई कर रहा होगा, कतर पर रिलाई कर रहा होगा? सीरिया की इकोनॉमी का वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और दिस इज समथिंग के इट्स कंसर्निंग राइट नाउ क्योंकि सीरिया में जो डेवस्टेशन हुई है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इट्स इन लाइक अपवर्ड्स ऑफ 50-80 बिलियंस perhaps even more than that. ठीक है, Homs is devastated. ठीक है, अलेप्पो का आधा जो ईस्टर्न अलेप्पो is devastated. ठीक है, और सैंक्शंस लगी हुई हैं और यूएस ने अभी तक कोई अंदिया नहीं दिया कि वो सैंक्शंस हटाएंगे या नहीं हटाएंगे बिकॉज वो लगी तो असद के ऊपर थी लेकिन नाउ असद इज गॉन तो दे शुड रिमूव इट. लेकिन यूएस का कांग्रेस के साथ एक मतलब इट्स एन एंटायर प्रोसेस. हाउ लॉन्ग इट विल टेक वी डोंट नो, लेकिन अभी तक वो लग नहीं रहा कि वो सैंक्शंस को जो है फौरन हटाएंगे. तो इट्स अ वेरी कंसर्निंग थिंग. और जारी बात है कि ईरान से रोज शिपमेंट आती थी ऑयल की टू सीरिया, ईरान हैज स्टॉप्ड इट. रशिया से आती थी गंदम व्हीट, दे हैव स्टॉप्ड इट. तो यूक्रेन ने कहा कि दे आर गोइंग टू स्टेप इन एज फार एज व्हीट इज कंसर्न्ड. तो चलो व्हीट तो कवर हो गया, व्हाट अबाउट द इकोनॉमी? दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन. और उसमें द वे आई सी इट और अभी तक इसके जो अंदिया और इसके शवाहिद मिल रहे हैं, टर्की इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल, कतर इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल, और टर्की और कतर के साथ साथ दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व द गल्फ कंट्रीज जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, कि भाई नाउ you'll have to start investing because the country is ravaged. ठीक है, और it has to start at some point. ठीक है, Assad is gone, so now you cannot bring Humpty Dumpty back together again. He's gone. ठीक है, UAE के concerns हैं because UAE hates political Islam anywhere and everywhere. ठीक है, Muslim Brotherhood से UAE की हमेशा जान जाती है. That's why UAE played a role in toppling Mohammed Morsi in Egypt. UAE is supporting the RSF in Sudan against the Sudanese military. ठीक है, और UAE को अभी भी concerns हैं because obviously HTS के Islamic credentials तो है ना, मतलब they even though Jalani has been he's been very flexible in his approach, लेकिन UAE is concerned कि भाई अब क्या होगा सीरिया में. But at the same time Syria needs investment or it will have to come from the Gulf. And I think at some point or the other China will have to start getting involved as well, क्योंकि अगर आप चाइना को देखें
China had issues with Taliban as well before, जब गनी गवर्नमेंट थी, बट तालिबान के आने के बाद, because now they are the ones calling the shots in Afghanistan, तो चाइना इज नाउ डीलिंग विद द तालिबान. तो चाइना को पॉलिटिकल इस्लाम से कोई मसला नहीं है. चाइना डील्स विद गवर्नमेंट्स डायरेक्टली, चाहे जो भी हो. तो चाइना इज गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट सम पॉइंट इफ दे सी कि भाई कुछ स्टेबिलिटी आ रही है. बट एट फर्स्ट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टर्की, कतर एंड द गल्फ कंट्रीज, एंड इन द बैकग्राउंड इट विल हैव टू बी चाइना. और उसके बाद जाके यूरोप, क्योंकि यूरोप के भी कंसर्न्स हैं. अभी उन्होंने आस्ता आस्ता डील कर, ऑब्वियसली और जो मेजॉरिटी ऑफ कंसर्न्स हैं, आई वाज गोइंग थ्रू वेस्टर्न कमेंटेटर्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत ही बचकाना बहुत से ही लगते ज्यादा हैं इनके बहुत बचकाना है. सारे और यानी कि एक दो तो ऐसे थे कि जिसके ऊपर हंसी आ रही थी, और बहुत ही सीरियस कमेंटेटर्स की जी बात जी हो रही है कि अभी, बहुत ही जिन जो पॉलिसी के ऊपर इम्पैक्ट रखते हैं अपना, हाँ जी, जिनका एक असर रसूख है गवर्नमेंट की पॉलिसी के हवाले से, अब वो ये कह रहे हैं कि जी एसटीएस की हुकूमत आ गई है, तो जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी, एज इफ कि पहले जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही थी. एग्जैक्टली. और दूसरा यूएस के हवाले से एक कैविएट ये है कि वेस्टर्न जो वेस्टर्न बेल्ट के जो कह लें कि प्रो वेस्ट कमेंटेटर्स हैं, वो एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि यूएस की इंटरवेंशन सिर्फ उस वक्त आती है, या यूएस की इंटरवेंशन वो सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए आती है, जबकि हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भरे पड़े हुए हैं कि 1953 में ईरान की हुकूमत गिरती है तो उसके पीछे यूएस हाँ जी, निकलती है, और मुसम्मद वो 1953 की हुकूमत जो थी वो एक रैदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. मुसद्दिक की गवर्नमेंट, हाँ जी. 1973 में एक साउथ अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी चिली की, हाँ जी, जब वो ओवरथ्रो होती है तो उसके पीछे यूएस बिल्कुल. निकलती है. और अभी भी हम देख रहे हैं कि इजिप्ट में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन वो एक एलाय बना हुआ है हाँ, यूएस का. यूएस का सो फ्रंटलाइन एलाय है ये इजिप्ट, हाँ जी. सो एग्जैक्टली सो ये जो बचकाना किस्म के एनालिसिस हैं, देखें आप, हम और आप तो उनको बचाना कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो इट डज अफेक्ट एंड इट विल इफेक्ट ऑन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द वेस्ट. पाकिस्तान वेस्ट की आपकी बात बिल्कुल सही है. उनके जो अभी कंसर्न्स हैं, देर सो चाइल्डिश. आई हैव अ सीरियन जर्नलिस्ट फ्रेंड, सारा हुनैदी इज हर नेम. शी रिसेंटली अपीयर्ड ऑन बीबीसी, और उन्होंने अपनी एक वीडियो क्लिप शेयर की थी अपने ट्विटर पे, तो मैं देख रहा था. उसमें जो बीबीसी का न्यूज कास्टर है, ही इज आस्किंग हर कि यू बीइंग अ फेमिनिस्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एचटीएस. तो शी वाज लाइक कि भाई, मी बीइंग अ फेमिनिस्ट, मतलब असद वाज किलिंग वुमेन, चिल्ड्रन. मतलब अभी सिदनाया प्रिजन में से औरतें भी निकली हैं, बच्चे भी निकले हैं. तो लाइक, you guys weren't concerned about human rights when Assad was in power. Now all of a sudden you're worried कि भाई HTS ने ये करना है, वो करना है. और मतलब, तो some of their concerns. आई गेस इसमें एक बात मैं ऐड कर दूं. आई गेस ये थोड़ा सा इंपेरियलिस्टिक माइंडसेट भी है वेस्ट का, कि वो समझता है कि अगर उनके मुताबिक कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं हो रही है तो वो अच्छी नहीं हो सकती. जब भी हम देखते हैं कि जॉर्ज गैलोवे जैसे एक प्रो पैलेस्टाइन, और जॉर्ज गैलोवे यानी कि जिनकी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड, वो भी इस मौके के ऊपर, चूंकि उनके मुताबिक एक चीज नहीं हुई है तो वो बस अच्छा जी मैं नहीं खेल रहा, वो एक बिल्कुल बिल्कुल नाराज रिश्तेदार की तरह, अच्छा मैं अब जा रहा हूँ. बिल्कुल. उसमें जॉर्ज गैलोवे हैं, उसमें स्कॉट रिटर हैं, उसमें इस तरह के बहुत से लोग हैं. जॉर्ज गैलोवे ने तो अभी रिसेंटली ही उन्होंने एक बात की थी कि भाई मैं अब अरब्स की एडवोकेसी नहीं कर रहा, आई एम डन. क्योंकि वो इतना दिल बर्दाश्त हो गया, बिकॉज ही हैज ऑलवेज सपोर्टेड डिक्टेटर्स लाइक सद्दाम एंड बशार, के मतलब ही इज नाउ गिविंग अप ऑन अरब्स. ठीक है. और इस तरह की, बिकॉज उनकी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनकी मर्जी की गवर्नमेंट नहीं आई, या जो वो चाह रहे थे. बिकॉज अमेरिका सपोर्ट्स कर्ड्स इन सीरिया, तो कर्ड्स का तो अब उस तरह से असर और रसूख कम होता जाएगा सीरिया में. तो वेस्ट के जो जी जी कंसर्न्स हैं, दे आर वेरी चाइल्डिश. ठीक है, जो माइनॉरिटीज को लेके उनके कंसर्न्स हैं, दे आर वेरी वैलिड. और ये असद ने भी इस चीज को हमेशा एक्सप्लॉइट किया, वेस्टर्न फियर्स, कि भाई और हमेशा असद ने एक बात की कि if I get toppled and if I'm removed from power, मेरा जो सपोर्ट बेस है इन लताकिया, they are going to be massacres there. लेकिन अभी सिर्फ 2 दिन पहले लताकिया में people were celebrating, and लताकिया is a stronghold, has always been a pro-Assad stronghold. तो वहां से आप अंदाजा लगा लें कि even people in Latakia,
they are celebrating Assad's removal. Or there's a region in Syria called Sueda, और वहां की जो मेजोरिटी है, they are Druze. They're neither Shia, they're nor Sunni. उनका एक और थोड़ा सा different एक religion है, and even they are celebrating the fall of Assad. ठीक है, तो the minorities are safe क्योंकि HTS ने उन्हें guarantees दी हैं. ठीक है, और and so far they have bought those guarantees, and अभी तक कुछ हुआ नहीं. आपके चैनल के तवसत से मैं एक इंटरेस्टिंग आपको एक वाकया बताता हूँ जो भी रिसेंटली हुआ है, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया डिडंट रिपोर्ट इट एज मच. सीरिया में एक छोटा सा शहर है सलामिया, वहां की जो मेजॉरिटी है दे आर इस्माइलीज. तो जब रेबल्स ने उस शहर को हासिल करना था, वो अपनी बंदूकें और अपनी जीप्स लेके नहीं गए वहां. व्हाट दे डिड, उन्होंने प्रिंस आगा खान को फोन किया कि भाई हम इस तरह ये अब शहर चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ब्लडलेस तरीके से इस शहर की हैंडिंग ओवर हो जाए. असद फोर्सेस दे शुड लीव और वी विल टेक ओवर द सिटी, बट वी डोंट वांट एनी ब्लडशेड. और वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से वो डील हो गई और वो सिटी में चले गए. एंड दोज रेबल्स, और वो जो रेबल्स के साथ जर्नलिस्ट थे, they were welcomed by the people in that particular city, and they are Ismailis. The point is कि minorities for the time being they're safe, or the Western concerns are ill-founded for the time being. ठीक है, तो वेस्ट को अभी ये कुछ मसले रहेंगे, और वेस्ट को ये मसले इसलिए भी हो रहे हैं because they remained detached from Syria for so long कि they were not expecting कि असद will fall just like that. ठीक है, वो आम लोगों की तरह उन्होंने सीरिया को इग्नोर किया था, और अब सीरिया ने अपनी एक किस्म की, आप समझ रहे हैं, जबरदस्ती मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरी दुनिया को कहा है कि पे अटेंशन टू मी, वी हैव डन इट, वी हैव रिमूव द टायरेंट, तो अब हमारे साथ एंगेज करो. तो दे आर, आज ही मैं पढ़ रहा था कि यूके गवर्नमेंट इज नाउ एंगेजिंग डायरेक्टली विद एचटीएस. यूएस ने भी हिंट किया कि दे आर गोइंग टू एंगेज डायरेक्टली विद एचटीएस. तो द वे आई सी इट, आई थिंक अफगानिस्तान से काफी डिफरेंट होगा सीरिया का केस. आई थिंक मोस्ट गवर्नमेंट्स इवेंचुअली दे विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग जो भी सीरिया की फ्यूचर गवर्नमेंट बनती है. ठीक है, I mean, I really hope कि as a pro-democratic या pro-consensus policy, I would say कि जो सीरिया अपनाए और उसमें तमाम लोगों की मुशावरत शामिल हो. कि इंडिया पाकिस्तान कैसे देखते हैं मिडल ईस्ट को एज अ होल और सीरिया को इन जनरल. लेट मी बी, मतलब सीरिया स्पेसिफिक मैं पहले आपको बता दूं. इंडिया के लिए जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि मेरी आपकी जो ऑडियंस है उसे सुन के मतलब मजा भी आएगा, हंसी भी आएगी कि इंडिया इज लूजिंग एलाइज एवरीवेयर. बांग्लादेश में शेख हसीना प्रो इंडिया, शी लॉस्ट पावर. ठीक है, इन मालदीव्स जो भी नई गवर्नमेंट है दे आर प्रो चाइना, एंटी इंडिया, वहां भी इंडिया का जो है वो मसला हो रहा है. नेपाल ने कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी उस तरह से डीलिंग विद इंडिया, वो चाइना को इंटरवीन कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हों. ठीक है, अफगानिस्तान में एज वी नो कि गनी गवर्नमेंट वाज टॉपल्ड, तालिबान केम इन, दे आर नॉट नेसेसरली प्रो इंडिया उस तरह से. ठीक है, और इवन विद असद इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज हैड रियली गुड रिलेशंस. और ये आपको सुन के इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू यू कि असद हमेशा सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन ऑन कश्मीर. लेकिन पाकिस्तान में अगर आप हिस्टोरिकली देखें, पिछले जब से ये सीरियन रेवोल्यूशन आया, पाकिस्तान ने हमेशा एक बहुत ही एम्बिवलेंट सा और न्यूट्रल सा स्टांस रखा है रिगार्डिंग सीरिया. और लेकिन पाकिस्तान की एम्बेसी हमेशा काम करती रही है डमस्कस में, और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट टूटी फूटी सी रही है सीरिया में. और लेकिन अब जो है पाकिस्तान स्टिल हैज अ लिटिल मोर टू गेन देन इंडिया. लेकिन आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि जोलानी जो एचटीएस के लीडर हैं, उन्होंने एक बात किसी स्टेटमेंट में कही थी कि ईरान ने पाकिस्तान से भी रिक्रूटमेंट की है. तो एचटीएस नोज के पाकिस्तान ने उस चीज को उस तरह से उस पर रोकथाम नहीं की. तो दे आर गोइंग टू बी कंसर्न कि अब आप हमारे साथ अगर रिलेशंस करेंगे तो यू विल हैव टू बी, मतलब आपने अपने जो पास में चीजें की हैं, आपने उस चीज को भी थोड़ा सा डिफरेंटली टैकल करना होगा. दूसरा आप देखें कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जायरीन पाकिस्तान के वो डेमास्कस में थे, और उसके बारे में शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने एक इशू बना के वो थोड़ा सा उस चीज को ना हाईलाइट करके, दैट थिंग शुड हैव बीन taken care of more
in a more sophisticated manner. उसका इतना हवा बनाना चाहिए नहीं था, because that reflects negatively on whatever the new Syrian government is going to do. क्योंकि अब ऐसा ऐसा एम्बेसी सीरिया में बनने लाइक ओपन अप होने लग गई हैं. कल ही टर्की ने अपना झंडा लहरा दिया है डमास्कस में in their embassy. तो टर्की has now opened their embassy. पहले नहीं थी उनकी. कतर obviously is going to open their embassy in Damascus. तो पाकिस्तान की तो हमेशा से रही है. and हम्म, and that's a good sign, क्योंकि इंटरनेशनल पावर्स अगर किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रीजन में होती हैं तो चांसेस कम ही होते हैं कि वहां पर एट्रोसिटीज हों. बिल्कुल. तो दैट्स अ वेरी इंकरेजिंग. और आई वी रियली होप कि जो एक चाइल्डिश किस्म की एक आर्ग्यूमेंट्स निकल रहे हैं वेस्ट पावर्स की तरफ से, वो उनको पीछे छोड़ के एक कंट्री जो इतना बुरी जंग में मुब्तला था, जहां पर खाना जंगी रही, बेशुमार लोग, खवातीन, बच्चे, मर्द, एक एक एक, एक इंतहाई समझें कि दर्द बड़ी दास्तानें हम सुनते हैं वहां से. बिल्कुल. तो अब उनको बहरहाल एक खुशी मिली है, तो वो जो खुशी है वो वेस्टर्न पावर्स मजीद सैंक्शंस लगा के या वो एक डायलॉग खत्म करके वो मजीद उसको जो है प्रोलॉन्ग ना करें. तो वी रियली होप. उस्मान साहब, मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूँ. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Likewise. पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जस्ट फाइनल रिमार्क्स के जो वहां पे क्योंकि मिडिल ईस्ट के हवाले से जैसे कहा कि एक बहुत क्लोज टाइज है. कुछ भी वहां हो रहा होता है तो वो उसके असर पाकिस्तान जी इंडिया में जी. आते हैं. तो यहाँ यहाँ पे जो एक सेक्टेरियन इशू है वो ना बढ़ने पाए, उस एक तो उसके लिए आप क्या देखते हैं कि ऐसा ऐसा आप नियर फ्यूचर में देख रहे हैं, और इसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, लोगों को कैसे हम समझा सकते हैं कि इट वाज नेवर अबाउट अ सर्टेन सेक्ट, इट वाज ऑल अबाउट जियोपॉलिटिकल पावर्स एंड जियोपॉलिटिकल हेजीमनीज. तो जी जी. आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके डायरेक्ट रेमिफिकेशंस हम हमने पहले भी थोड़े से भुगते हैं और अब भी हम भुगत सकते हैं. क्यों? क्योंकि कल ही मैं परसों इनफैक्ट एक ट्वीट पढ़ रहा था ईरानियन एक जर्नलिस्ट के, और उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन कोट की थी बिटवीन पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, सॉरी, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हैं इसहाक डार, बट लेट्स जस्ट कॉल हिम फॉरेन मिनिस्टर फॉर सिंपलिस्टिक रीजंस. तो उनकी आपस में बात हुई, और ईरान वाज टेलिंग हिम कि पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं, द वंस who fought on behalf of Assad, they should be allowed to come back to Pakistan, and they are at least in 10,000 in numbers. ठीक है. और according to him, he said कि इसहाक डार told the his Iranian counterpart कि नहीं भाई, आप उन्हें ईरान लेके जाएं पहले, और वहां से वो अप्लाई करें पाकिस्तानी कॉन्सुलेट्स में, और फिर पाकिस्तान उन्हें मतलब देख देख के उनकी जांच पड़ताल करके ऐसा ऐसा उन्हें अलाउ करेगा. अगर फर्ज करें एक साथ 10,000 जंगजू यहाँ आ जाते हैं तो इट कैन क्रिएट एन इशू. और हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि पारा चिनार में जो एक सेक्टेरियन एक मसला काफी देर से चल रहा है, वो डायरेक्टली लिंक है सीरिया से, बिकॉज ईरान ने काफी रिक्रूटमेंट की है वहां से भी, गिलगित बल्तिस्तान से और रीजन से. हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये चीज जो है आगे ना फैले. क्योंकि हम इससे डायरेक्ट, एज यू नो कि टेररिज्म इज समथिंग वी हैव बीन डीलिंग विद फॉर द पास्ट 10 प्लस इयर्स. वी हैव टू बी केयरफुल कि ये एक नया मसला ना शुरू हो जाए. तो दे हैव टू बी वेरी क्लियर एंड केयरफुल अबाउट इट. ठीक है. दूसरा, हमारी जो यहाँ आम लोग हैं, दे शुड, आपके चैनल से मैं मशवरा ये दूंगा कि थोड़ा सा ये सेक्टेरियन डिवाइड से आगे उठ के आप रीड अबाउट कंट्रीज, रीड अबाउट देयर हिस्ट्रीज. ठीक है. रीड द हिस्ट्री ऑफ सीरिया, रीड हिस्ट्री ऑफ इराक, द इंटायर रीजन, कि ये शेप किस तरह हुआ है. लाइक दिस इंटायर रीजन इज बिलाद शाम. ठीक है. ये एक फ्रेंच और एक ब्रिटिश जनरल ने नक्शे पे खींच दिया साइक्स पीको कि भाई ये इराक है, ये सीरिया है, ये लेबनान है, ये पैलेस्टाइन है, बट ऑल ऑफ दैट यूज्ड टू बी वन लैंड, बिलाद शाम. अब आपने उसे आर्टिफिशियली डिवाइड कर दिया. दे आर ऑल द सेम पीपल. ठीक है. दे हैव सेम हिस्ट्री, दे स्पीक द सेम लैंग्वेज, दे स्पीक द सेम एक्सेंट इन अरबिक. ठीक है. और अभी ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर आर्टिफिशियल, जो बाद में आई हैं चीजें. तो हमें अपने मुल्क में भी देखना चाहिए कि
इट्स लाइक यू सेड कि इसमें वेस्टर्न हेजेमनी भी है, इसमें रशिया की हेजेमनी भी रही है, ईरान ने भी इन्वॉल्वमेंट की है, टर्की ने भी इन्वॉल्वमेंट की है, ठीक है, इसराइल भी इन्वॉल्व रहा है। तो इसे हम अपने सेक्टेरियन लेंस से निकल के जियोपॉलिटिकल लेंस में देखें या ह्यूमन राइट्स इशू के हिसाब से देखें तो थिंग्स लुक कंप्लीटली डिफरेंटली एंड वी नीड टू डू अ लिटिल मोर ऑफ दैट आई फील। I couldn't agree more with regards to that. और पाकिस्तान की जो हुकूमत है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की हुकूमत हुकूमत है, उनको थोड़े से सेंसिबल डिसीजंस लेने होंगे क्योंकि बिल्कुल माज़ी में हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से देखा है कि उसमें जो जब वॉर ख़त्म हुई और वहाँ से लोग वापस आए तो उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट किया पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। सो उस्मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।